प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। पर्यटन इस शब्द से आमतौर पर जहन में सैर सपाटे, मौज मस्ती, सुकून भरा समय जैसी छवि उभर कर आती है। पर जब कोई भी एक देश से दूसरे देश सीमा पार अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में जाता है तो उस यात्रा को मेडिकल टूरिज्म का नाम दिया जाता है। गर्म पानी के चश्मे, स्पा, सैनिटोरियम्स, हेल्थ फॉर्म्स, योगा, इन सब का जिक्र हम आदिकाल से आज तक सुनते आए हैं। सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्टरों की निपुणता पर आज भारतीयों को ही नहीं बल्कि विश्व में सभी को उनकी योग्यता पर बेहद विश्वास है। हमारी पर्यटन इंडस्ट्री को भी इससे काफी व्यावसायिक लाभ हुआ है। आज का मुद्दा मेडिकल टूरिज्म। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं मेडिकल टूरिज्म को हमारे देश में, और आज के दो खास मेहमान डॉक्टर नरेश त्रेहन, देश के जाने माने डॉक्टर, शायद विश्व के सबसे जाने माने हार्ट सर्जन, साथ ही साथ मेदांता के फाउंडर। आपका स्वागत है सर। साथ में हमारे मिस्टर शैलेश नियोगी, कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, बहुत बड़े मीडिया संस्थान को इन्होंने मार्गदर्शन दिया और आज बोर्ड पर हैं ये लोकमान्य हॉस्पिटल में। आपका भी स्वागत है शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे छात्र जुड़े हैं फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट से, आप सबका भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, ये मेडिकल टूरिज्म पहली बात तो क्या है? मेडिकल टूरिज्म जिसको कहीं से ये नाम लग गया, ये एक बहुत प्राचीन टाइम से ये कॉन्सेप्ट था कि अगर जो कई एक शख्स किसी जगह रहता है जहाँ पे उनकी बीमारी के लिए इलाज नहीं है तो वो उस जगह जाएगा जहाँ पे इलाज उपलब्ध है। तो इसलिए लोग ट्रैवल तो करते थे शुरुआत प्राचीन टाइम से ही, पर आजकल उसकी जो फोकस है वो आया है और इसीलिए मुझे ये तो ये कभी पसंद नहीं आया ये मेडिकल टूरिज्म, तो हमने इसका नाम बदल दिया था मेडिकल वैल्यू ट्रैवल या मेडिकल नीड ट्रैवल, कि जो आपकी मेडिकल नीड और कंपल्शन की वजह से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अप्रोप्रिएट नाम है। आप शैलेश जी, मेडिकल टूरिज्म की जो टर्म है इसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शंस हैं आपके? टूरिज्म रिक्रिएशन लिंक्ड है और जो मेडिकल टूरिज्म इज नॉट, मतलब जो ट्रीटमेंट होता है इट्स अ सीरियस थिंग, सो इट्स अ नीड बेस्ड थिंग एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज मेडिकल नीड ट्रैवल। करेक्ट। सो मतलब थोड़ी सी कैजुअलनेस है, थोड़ा रिक्रिएशन का लिंक है इसके टूरिज्म टर्म के में साथ। कैजुअलनेस है और मेडिकल ट्रीटमेंट में सीरियसनेस है, तो ये दोनों एक अलग अलग भिन्न दिशाएं हैं, इनका पर्पस भी अलग अलग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस विषय है, एक बहुत बड़ा अच्छा विषय है जो सुधार करने लायक है, आना चाहिए। हाँ। तो आज की डेट में मेडिकल वैल्यू एडेड ट्रैवल का क्या स्टेटस है और क्या प्रोजेक्शंस है? महत्वपूर्ण बात अगर कही जाए तो दो पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि भारत एक मेडिकल टूरिज्म या मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी अरसे से, काफ़ी बरसों से बहुत अच्छा कार्य करते आ रहा है। आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आफ्टर रिटेलिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसके बाद जो है मेडिकल बिजनेस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर रिटेलिंग। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह भी समझना जरूरी है कि ग्लोबल हेल्थ केयर रेवेन्यू जो है ये $2.8 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें कि इंडिया का जो शेयर है वो साधारण 85,000 करोड़ के आसपास है। सो रिटेलिंग में जिस तरह से ग्रोथ हुई है उसी तरह से मेडिकल हेल्थ केयर में भी ग्रोथ हुई है और उसमें सेवा, पेशेंट केयर, पेशेंट डिलाइट, आई कॉल इट, इट्स अ वेरी फेवरेट। मतलब रिटेलिंग में जो कस्टमर है वो देवता है,
यस। लेकिन मेडिकल में तो जो डॉक्टर है वो देवता है। मेरा मानना है कि डॉक्टर भी देवता है, हाँ। और पेशेंट भी देवता है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं पेशेंट देवता है और यहाँ पर जो सेलर है डॉक्टर, Yes. उसको उसमें भी दैविक गुण होने चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीरियसनेस होनी चाहिए। ये आपकी बात वेर इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम Yes. रिटेलिंग। मेरी ये मानना है कि जैसे रिटेल इंडस्ट्री में होता है ग्राहक देवता होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में द वे इट्स अ टीम वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम रिसेप्शन, starting from stay to exit. Similarly, a patient when he comes in at the reception of an hospital, so from an entry point, एंट्री लेने के बाद जब रिसेप्शन में आता है उसे कैसी दिशा निर्देशन दी जाती है, उसके बाद उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसके साथ व्यवहार के बारे में क्या जानकारी दी जाती है, उसे कैसा ट्रीट किया जाता है, उसे जो एलिमेंट्स हैं, उसे जो तकलीफें हैं, उसके बारे में एक सेवा जो दी जाती है वो डिलाइटफुल होना चाहिए, मतलब जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन से अभाव। मेडिकल वैल्यू एडेड ट्रैवल के आंकड़े बताएं। मेडिकल वैल्यू एडेड ट्रैवल जो है कि इंडिया में से अबाउट 2 लाख पेशेंट्स 2004 में हमने ट्रीट किए हैं, और मेरा अनुमान है कि 2011 में अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख के आसपास पेशेंट्स ट्रीट किए गए हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो नंबर बहुत बड़ा है और बढ़ता जा रहा है, मतलब 4-5 साल में 4 गुना हो गया है। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं हमें? पहले तो आप थोड़ा एक स्टेप पीछे लो तो ये देखो कि कितने लोग हिंदुस्तान से बाहर जाया करते थे 20 साल पहले। वेरी गुड पॉइंट। कोई भी सीरियस इलनेस होती थी तो लोग जो अफोर्ड कर सकता था इवन बोरो या बैक करके भी जाता था, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं थी यहाँ पे। तो ये जो हमने फासला तय किया है लास्ट 20 साल में कि हमने जो मेडिकल फैसिलिटीज़, जो क्वालिटी और उसकी जो इमेज है उसको ऐसा चेंज किया है कि ना ही कि हिंदुस्तान में दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं, पर इसकी अप्रिसिएशन जो है दुनिया में भी होने लगी। और इससे क्या होता है कि हर स्टेप जो आगे चलता है उससे सबका स्टैंडर्ड आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आता है। तो ये मेरा विचार कि ये जो इम्पोर्टेंस हमारी थी पहले कि हम साउथ एशिया में इंडिया डोमिनेंट कंट्री रहा है और इसकी जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी रेपुटेशन सारी दुनिया में बनी हुई है। अगर जो आप आज भी अमेरिका जाएंगे तो 11% स्पेशलिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं। तो ये बड़ा लाइकली है कि आप यहाँ से जाएं भी खर्च के तो इंडियन वहाँ कर रहा होगा। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने अपना काम शुरू किया आफ्टर ग्रेजुएशन इन यूएस कि 1200 से ज़्यादा पेशेंट्स इंडिया से गए हुए जिनका मैंने बाईपास किया है वहाँ पे अमेरिका में। तो इसीलिए ये जो रिवर्सल हुआ है ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अपनी लाइफ टाइम में मैं देख रहा हूँ कि अब हम यहाँ से बाहर जाया करते थे, बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है जो हिंदुस्तान के लिए है। करेक्ट। और ये जो नंबर्स हैं 8 लाख हैं या 2 लाख हैं उसका तो खैर बढ़ता ही जाना चाहिए, पर ये है कि क्या वो डिस्टेंस हमने ट्रैवल जो किया वो कंप्लीट है कि नहीं अभी, और उसको कैसे आगे चलाया जाए। क्योंकि हमें अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे बेंचमार्क करना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड जो है हमारा बढ़ गया और उससे सबको फायदा है, ना ही कि ओनली मेडिसिन में, ना ही कि ओनली पेशेंट में, उसकी जो परसेप्शन कंट्री वाइड है वो भी फायदा करती है। दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट है जिसको वहाँ अपनी कंट्री में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका तो फायदा है ही है। तीसरा, जो डॉक्टर्स को भी फायदा है इसमें, नो क्वेश्चन। करेक्ट। चौथा, जो एंसिलरी इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये आ रहा है कि हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बिलो द एज ऑफ 25 है। अब ये लोग सब ग्रेजुएट होके एक्सपेक्टेशन करेंगे कि इनके लिए जॉब्स क्रिएटेड हैं, तो हमारा ये एस्टिमेट है कि आने वाले 5-6 सालों में हम 4 से 5 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। वेरी गुड। तो इससे जो ये साइकिल चली है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल की या मेडिकल नीड ट्रैवल की, उससे ये सारा उत्साह बढ़ा है लोगों का कि अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल बने, अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट हो जो सबको मिले। और इससे क्या है कि क्रॉस सब्सिडी भी होती है कि अगर क्योंकि हॉस्पिटल्स को भी अपनी कॉस्ट कंटेन करनी है और अपनी सर्वाइवल भी देखना है। तो जब फॉरेन लोग आते हैं यहाँ पे, एक तो वो फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं हिंदुस्तान के लिए विच इज़ वेरी सोरली नीडेड। करेक्ट। एंड दूसरा, जो उनकी पेमेंट है वो फुल होती है, तो उससे हम जो कुछ गरीब लोग भी हमारे पास आते हैं उनको बड़े आराम से क्रॉस सब्सिडाइज कर सकते हैं। पर सब कुछ मिला के हमारे आज के रिजल्ट्स
अमेरिका के बेस्ट हॉस्पिटल से अच्छे हैं। वेरी गुड। ये तो हम दावा फक्र की बात है, फक्र की तो ये अब ये मोर्टेलिटी रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। हाँ, अब जैसे हमारे बाईपास के 0.2% मोर्टेलिटी है, 99.8% सक्सेस रेट है। वाह। और इन्फेक्शन रेट जो है 0.5% से कम है। ये पैरेलल कोई अमेरिका में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये है कि हमारी टीम्स बहुत अच्छी हैं। कि मैं आपको बताऊं कि हमारी वीकनेस क्या है। हमारी वीकनेस है कि हमारे पैरामेडिकल पर्सनल जो है वो फुली ट्रेन नहीं होते। तो पहले तो जैसे वो है हमारी नर्सेज हैं या टेक्नीशियंस हैं, पहला तो हमारा काम ये है कि उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, पर जब तक वो ट्रेनिंग अब तक कंप्लीट हुई नहीं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाना पड़ता है। तो जैसे एक इंटेंसिव केयर यूनिट है, जब मैं अमेरिका में काम करता था 20 साल मैंने काम किया, कि वहाँ पे एक नर्स जो है वो काफ़ी सारा हद तक डॉक्टर का काम नर्स करती थी। अब मैं हिंदुस्तान में आया तो मैंने कहा कि वो नर्सेज की ट्रेनिंग तो इतनी है नहीं अभी, तो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि हर 6 नर्स के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ नर्स एंड डॉक्टर इज फार सुपीरियर देन अ नर्स ऑफ अमेरिका। नर्स ऑफ अमेरिका, ओके। सो यू कैन गिव बेटर केयर टू योर पेशेंट्स। ये हमारा मेथोडोलॉजी हमने देखी। साथ साथ हमने नर्सेज को ट्रेन करना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू करी। तो आज के दिन आप देखोगे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह में भी। India is rated amongst the world's must-see top 10 destination by Condé Nast. It's an international magazine. अब फॉर मेडिकल टूरिज्म, फॉर मेडिकल टूरिज्म। वाओ। मतलब अगर कॉन्डे नास्ट ने इसकी दखल ली है कि इंडिया 10 ऐसे चुनिंदा डेस्टिनेशंस में से हैं जहां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए देखी जाना जरूरी है, इसका मतलब यह है कि आज दुनिया के इस सारे दारोमदार में बहुत अच्छा हमारा पोजीशनिंग बहुत अच्छा है। करेक्ट। पर इस पोजीशनिंग को इनकैश करना सही तरीके से is the responsibility of the government and people like us to communicate in the right direction and give a good brand India in medical tourism as a vertical. Very good. That means हम आज टॉप 10 पायदानों में से किसी एक पायदान पर पहुंच गए हैं मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में। जी। इसी विषय पर हमने कुछ और लोगों से बात करी, जानते हैं उनके विचार। وتعتبر بريطانيا ولكن بأسعار مناسبة। यही सेम इलाज हम बरतानिया भी जाके कर सकते थे, ब्रिटिश में, लेकिन जो चीज़ हमको हाँ बरतानिया में मिल सकती थी वो हमको इंडिया में भी मिल रही है। उसी तरह की सारी सहूलियात, सारा इलाज, और ये इलाज भी यहाँ पे सस्ता है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में, और इलाज जो है वो सेम ही है। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में मेडिकल टूरिज़्म में बहुत प्रोग्रेस हुई है। हज़ारों की तादाद में हर महीने विदेशों से मरीज़ हिंदुस्तान आता है। ख़ास तौर पे इनमें ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज़, स्पाइन की सर्जरीज़, बाईपास सर्जरीज़ और एंजियोप्लास्टीज़। यहाँ पे एक तो जो विदेशों के मरीज़ हैं उनमें इंडिया के डॉक्टर्स पॉपुलर हुए हैं, उनको इंडिया के डॉक्टर्स पे उनका फेथ बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनको अब ऐसा लगता है कि यूरोप में और यूएसए में जहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, उसी लेवल के डॉक्टर्स और उसी लेवल के हॉस्पिटल जब इंडिया में अवेलेबल हैं तो उनको लगता है कि इंडिया में उनको 1/5 कॉस्ट पे सर्जरी हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स जो ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से, इराक से या ओमान से या रशिया से आते हैं, उनको इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, उनको इंग्लिश भी समझते नहीं हैं, इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। तो उनके लिए हमने ट्रांसलेटर्स का अरेंज किया है, ट्रांसलेटर्स को, और मुझे इसका बहुत स्कोप लगता है फ्यूचर में, और आगे भी इसमें काफ़ी ग्रोथ की मुझे उम्मीद है। हमारी जो एडवर्टाइजिंग होती है देश की, ब्रांड इंडिया की, उसमें ही कुछ डिसोनेंस है। देखो, वो जैसे मैंने पहले कहा था कि हिंदुस्तानी डॉक्टर की रेपुटेशन तो दुनिया में बहुत बढ़िया बनी हुई है, क्योंकि जहाँ भी गए हैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। एक मेडिकल जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, उनको प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ से हमारी इंडिया की जो पुरानी इमेज बनी हुई है वो स्नेक चार्मर्स, हाँ वो वाली, उसको काउंटर कई जो एजुकेटेड लोग हैं मोस्टली तो वो देख लेते हैं कि हिंदुस्तान की जो पब्लिसिटी करी है वो अमेरिका और डेवलप्ड नेशन ने करी कि इमर्जिंग मार्केट है जी, यहाँ सब चलो यहीं पैसा लगाओ, तो वो इमेज तो हो ही गई है कोई चलो, पर उसके अंडरलाइंग जो मेडिकल है उसका पूरा नॉलेज जो है वो अभी नहीं पहुंचा। आपका क्या कहना है? इनक्रेडिबल इंडिया नाम की जो कैंपेन है बड़ी सशक्त रही, पर वो सशक्तिकरण के साथ साथ उस कैंपेन में बड़ी सारी खामियां रह गई। जैसे? खामियां ऐसी रही कि इंडिया वाज
perceived as a snake charmer's country, whereas India is a pool of immense talent. India is a whole sex spectrum. इंडिया एक From हाथियों snake का charmer. झुंड है और ऐसा झुंड है जहां पर टैलेंट ही टैलेंट अबंडेंस है, पर उसके बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में, नए साइंस के बारे में, नई डेवलपमेंट्स के बारे में, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, लाइक फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ knee replacement, it's something the world doesn't know. What is more important is this is to be percolated to the people, percolated and communicated as a brand through a campaign as a vertical again to the society. So all over the world. मॉडर्न और साइंटिफिक और हेल्थ केयर Absolutely अचीवमेंट्स की right. ज़्यादा बात होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, वीज़ा. डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर दूसरे देशों के साथ जो भी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स होते हैं उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हम कितने टाइम में वीज़ा देंगे. सपोज एक कंट्री हमें 8 वीक्स में वीज़ा देती है तो इंडिया का भी यह हक बनता है कि उनके लोगों को भी वो 8 वीक्स में ही वीज़ा दे, और ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं. लेकिन मेडिकल टूरिस्ट के लिए हमने एक स्पेशल कंसेशन दिया कि जो भी मेडिकल टूरिस्ट होगा उसको उसका वीज़ा हम फास्ट ट्रैक कर देंगे जब उसको इंडिया आना होगा. तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ कि वो, या कैसे इम्प्लीमेंट हुई वो स्कीम? एक तो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके लिए 6 महीने भी लगे तो 6 महीने कम है. पर ये कहना कि उन्होंने 4 लगाए इसलिए मैं भी 4 लगाऊंगा, या ये करेंगे तो मैं भी करूंगा, ये तो क्वेश्चनेबल बात है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है. आप जानते हैं कि आज के दिन में 75 मिलियन टूरिस्ट जाता है फ्रांस. उसकी अपनी पॉपुलेशन नहीं है 75 मिलियन की, 60 मिलियन. हमारा जो है 1000 मिलियन है और 4 मिलियन 5 मिलियन लोग आता है, वो भी आधे हिंदुस्तानी जो बाहर ठहरे हुए हैं. तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें उनको तकलीफ देनी है. सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो सही है वो लेजिटिमेट है. मेडिकल ट्रैवल के लिए जो वीज़ा दे रहे हैं ये अच्छी बात है. ये हम टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भी इस पे वो करी थी, चर्चा करी और रिकमेंडेशन दी, और MEA ने माना ये बात कि हाँ अगर जो लोग आ रहे हैं तकलीफ में हैं तो वो वेट नहीं कर सकते. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कितने सारे मतलब एट एनी गिवन टाइम 100-150 पेशेंट होते हैं बाहर से, तो उनको किसी को इमरजेंसी होती है तो हम चिट्ठी लिखते हैं कि भाई ये लेजिटिमेट हमें पता लगा है, और उसको ड्यू प्रोसेस के बाद वीज़ा दिया जाए जल्दी, क्योंकि ये ना हो कि सिक्योरिटी इसका कोई बुरा उपयोग कर ले. क्योंकि हमें भी ये कंसर्न है कि हमारे नाम से कोई उल्टी सीधी बात ना हो, तो वो तो लेजिटिमेट है, बट उसके बाद डिले करना बिल्कुल ठीक बात नहीं. लेकिन उन्होंने तो फास्ट ट्रैक कर दिया. लेकिन फास्ट ट्रैक करने के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी में एक राइडर लगाया कि जो भी पेशेंट आएगा उसको 14 दिन से पहले FRRO में जाके बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया आ चुका हूँ. हाँ, ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये सही है. आई थिंक इसका द कॉन्सेप्ट इज गुड, पर उसका कमी ये है कि जो पेशेंट बीमार पड़ा हुआ हॉस्पिटल में वो जाएगा कैसे पुलिस स्टेशन? करेक्ट. तो ये हमें प्रोविजन करना चाहिए कि यहाँ तो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो नहीं जा सकते उनके लिए तो पुलिस कोई आ थानेदार आ सकती जाए. है. हाँ. और यहाँ ये कर सकती है कि उनका जो रिलेटिव है वो पासपोर्ट लेके जाए, अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, और उसके ऊपर हॉस्पिटल की सर्टिफिकेट हो कि भाई ये वाकई में हॉस्पिटल में से नहीं बाहर जा सकता. तो उसके तो तरीके हैं, पर ओवरऑल ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी है इसके अंदर. मैं इस बात से अगेंस्ट नहीं हूँ कि खुली छुट्टी दे दी जाए मेडिकल के नाम के, जो मर्जी आए और जो मर्जी हिंदुस्तान में गड़बड़ करे. ये भी नहीं होना चाहिए, हमें इसका केयरफुल रहना है. करेक्ट. आज की डेट में हमारे कौन से मेजर मार्केट्स हैं? अगर देखा जाए तो हम इसे 2 विभागों में बांटें. एक आता है सार्क नेशंस, देन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट. ये एक विभाग हुआ. एक विभाग ये हुआ जहां से काफी लोग आते रहे हैं और आते हैं अभी भी इंडिया में. और दूसरा जो है सेगमेंट अपन पूरा अगर उसे काटें तो दैट कुड बी कॉल्ड एज वेस्ट, which is long waiting in UK. I mean, UK is one area, USA is another area. That is, I club that under West as complete. तो इनमें कुछ issues हैं. For example, जैसे मैं ओमान का विषय लूँ. ओमान is a country which is really having a good tie-up with India, and it's a long, established relationship. What is more important from there is, for example, their hospitals have lot of long waiting queue as far as पेशेंट्स आर कंसर्न. वेटिंग ज्यादा है वहां, वेटिंग बहुत ज्यादा है, या एडवांस फैसिलिटीज नहीं है. ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सार्क में अगर नहीं है तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी टीम जो मेडिकल टूरिज्म में काम करती है, क्या वो गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करके ऐसे पेशेंट्स यहां पर ला सकती है जो कि सस्ते दरों में, अच्छे दरों में और अच्छा काम करके दे सकती है, जिससे इन पेशेंट्स का निदान होगा. यूके और USA वगैरह. करेक्ट.
वहाँ पर लॉन्ग वेटिंग लाइंस हैं यूके में, यूएसए में बहुत इंश्योरेंस अनअफोर्डेबल हो गया है। इंश्योरेंस अनअफोर्डेबल हो चुका है यूएस में, और इसलिए वहां पर काफी लोग ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस लेते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा अच्छा पर्याय है। तो बहुत अच्छा मतलब स्कोप है हमारे पास। और ये दो बेसिक मार्केट्स हैं। चर्चा इस पे अपन जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न ले लें। Is there any cost difference in this medical tourism in abroad and India? Does it cost more in the abroad as compared to in India? Yeah. Yes, you're absolutely right. For example, I would just rate a hip replacement or a knee replacement would cost say about $30,000 in USA, or maybe say about 25,000 US dollar in UK, whereas in India it is going to cost you around about $6,000. So this is what is the kind of difference which exists, and the existence of this particular price difference varies from 200% to 1000%. सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण मेडिकल ट्रैवल होता है, और भी कारण है। जैसे वहाँ पर लॉन्ग क्यूज़ हैं। यूके में NHS करके ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, बड़े लंबे क्यूज़ हैं अगर आपको सर्जरी वगैरह करवानी है। यहाँ पर ऐसा नहीं, आप इमीडिएटली आके करवाइए। तीसरा, अमेरिका में जैसा कि आपने कहा कि इंश्योरेंस की कॉस्ट इतनी हो गई है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ या बहुत सारी इंडिकेशंस इंश्योर्ड ही नहीं है। सो ये सारे कारण हैं जिसके कारण आज इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन रहा है मेडिकल टूरिज्म। देखो, 3 कारण होते हैं कि क्यों लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएंगे अपना इलाज कराने। तो जैसे आपने बोला कि सार्क कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्ट में, कि जो सुविधाएं उनकी अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, जिसका ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकता, तो वो हिंदुस्तान में काफ़ी सालों से आते रहे। फिर ये है कि यूरोप में और यूके में, जैसे आपने बोला कि वहाँ नेशनल हेल्थ सिस्टम है, अगर जो जहाँ पे लाइन बहुत लंबी है और अर्जेंट ट्रीटमेंट है तो वो कहीं जाना चाहेंगे अपनी ट्रीटमेंट कराने। आप देखेंगे कि कई ये हमारी जो कैलकुलेशंस रही है कि जी इंग्लैंड से बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि लाइनें बड़ी लंबी हैं, वो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो हर एक कंट्री अपने आप को संभालने की कोशिश करेगी। सो वो लोग आते हैं यूके से या यूरोप से अभी भी, जो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं जो उनकी कंट्री में नहीं हो रहे। हमारे हिंदुस्तान में प्रोसीजर्स हैं जो उनकी कंट्री में नहीं हो रहे अभी, जैसे रोबोटिक्स। अब जैसे हम रोबोटिक बाईपास करते हैं, रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी करते हैं, रोबोटिक गैस्ट्रिक सर्जरी करते हैं, जिसमें ये 5 मिलीमीटर के होल्स इंसिजन किए बगैर सारा ऑपरेशन कर देते हैं। ये अभी यूके और यूरोप में इतना, जर्मनी में तो फिर भी है, कुछ अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में है, बट मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है। दूसरा है कि आपकी कंट्री में अवेलेबल है बट कोई स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं जो नहीं, जैसे हम स्टेम सेल का काम करते हैं। कुछ कंट्रीज़ में इतना स्टेम सेल के ऊपर हमने बहुत सक्सेस दिखाई है हार्ट प्रोसीजर्स में। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हमारे पास जो अर्ली रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मिराक्युलस आप बोलेंगे। बट कुछ कंट्रीज़ में कहते हैं कि स्टेम सेल इज़ नॉट अ प्रोवन थेरेपी। इसलिए जो 1 साल के रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। प्रूवन अभी नहीं है, बट उसके जब रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं वो तो जो एम्पिरिकल एविडेंस है ये तो एक्सेप्टेबल दुनिया में हो रहा है आज के दिन में, कि ऑटोलॉगस जो अपनी बॉडी के स्टेम सेल्स निकाल के उनको प्रोसेस करके अगर जो हमने हार्ट में नई टेक्निक से डाला है तो उसके जो रीग्रोथ है और या रीवैस्कुलराइजेशन है वो उसके प्रूफ तो सामने आ रहे हैं। वेरी गुड। शक ये रह गया कि ये तो नहीं बात है कि साल 2 साल में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पर इतनी देर में ये है कि और नई टेक्निक्स स्टेम सेल्स की आ रही हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक हमारी बिलीफ है कि कंबाइंड मेडिसिन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन को जो कंबाइन किया जाए तो आपके रिजल्ट्स जो हैं 3 तरीके से बेहतर हो सकते हैं। एक तो यहाँ तो वो इक्वली इफेक्टिव हैं जैसे मॉडर्न आधुनिक मेडिसिन से, पर उससे अच्छे भी हैं। दूसरा, उनकी जो बॉडी के ऊपर ट्रॉमा है वो आधा हो जाता है, क्योंकि जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट है जैसे हम कर रहे हैं, हम आयुर्वेदा को हमने कैंसर की ट्रीटमेंट से मिलाया है, तो जिन लोगों को बहुत नौजिया होता था, बाल झड़ने शुरू हो जाते थे, वो कम हो गया उससे। ग्रेट। और तीसरा ये है कि उसकी कॉस्ट जो है आधी होगी। सो हिंदुस्तान के लिए बहुत यूनिक चीज़ें हैं हमारे हाथों में। अब इसको अच्छी तरह से आगे चला के साइंटिफिकली प्रूव करके फिर इसका प्रचार करना है हमें ज़्यादा। तो इसलिए हिंदुस्तान में हमें, मेरा ये बिलीफ है कि आज के दिन में अगर जो अमेरिका $2.2 ट्रिलियन जो इंडिया के बजट, नेशनल बजट से डबल है, वो खर्चते हैं 350 मिलियन
लोगों का इलाज करने के लिए। फिर भी आपने देखा 50 मिलियन लोगों का इलाज नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। हमारा जो खर्चा है वो उससे 1/50 है और हमारी पॉपुलेशन 4 गुना ज़्यादा है। करेक्ट। तो अगर जो हिंदुस्तान में हम अफोर्ड नहीं कर सकते मॉडर्न मेडिसिन, तो आप देशों को देखो, जैसे साउथ एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ये कभी मेडिसिन जिस तरीके से आज प्रैक्टिस करी जा रही है उनको कभी उपलब्ध नहीं होगी। करेक्ट। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान की कि हम अगर जो मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेद है, इसको मिला के हम नई मेडिसिन बनाएंगे तो ये मेडिसिन राज करेगी दुनिया में आने वाले 10-15 साल में। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। साइकिल कंप्लीट हुई है। हिंदुस्तान और चाइना जो लीडिंग सिविलाइजेशंस थी उनमें डिक्लाइन आया, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस ऊपर चढ़ी, आज उनकी वो तकलीफ में आ गई हैं और ये एरिया फिर से जाग गया है। करेक्ट। तो ये मेरा तो ये विश्वास है कि ये साइकिल कंप्लीट होगी। जब कोई वेस्ट से आता है हमारा पेशेंट, तो वो देखेगा हाइजीन कंडीशंस, पोल्यूशन, वो थोड़ा सा शायद घबरा जाए कि यहाँ पर मैं कैसे ठीक होऊंगा। एक पेशेंट यूके से आ रहा था मेरे पास, टेलीफोन पे 2-3 बार बात हुई और फिर वो आया और वहाँ से वो हॉस्पिटल जब आया तो मेरे दफ्तर में आया तो कहने लगा कि जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने को इतना विश्वास था कि मैं बिल्कुल सही जगह जा रहा हूँ। जब मैं एयरपोर्ट से और यहाँ तक आया हूँ, रास्ते में मैंने सोचा गलती कर दी। I will give you one example over here. We are into emergency medical care for last 35-40 years. जब एक्सीडेंट होता है तो ना तो कास्ट देखी जाती है, ना तो क्रीड देखी जाती है, ना तो कलर देखा जाता है, ना तो कोई किस कंट्री का है। तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी पेशेंट उस रोड पे ट्रैवल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कैपेबिलिटीज तो अनन्य है, बस इस चीज का कम्युनिकेशन उन तक होना ये बहुत बड़ी और कहीं पर ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये आपने बात सही की है कि बहुत खामियां हैं हमारे में, तो इसको सीमलेस एक्सपीरियंस जो है सिक्योरिटी का, करेक्ट, और कंफर्ट का, वो तो इम्पॉर्टेंट है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे आपने बोली कि पेशेंट तो देवता है, बट मैं नहीं मानता कि डॉक्टर देवता है। ओके। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को उस इम्पोर्टेंस पे चलाने लगोगे, क्योंकि जिस सर्विस इंडस्ट्री में आप हो, ये भी सर्विस है कि जो आपको जिसकी सर्विस करोगे, और हमारे क्षेत्र में तो पेशेंट है, वो ज़रूर देवता की तरह ट्रीट करो। पर अगर जो हम उसी लेवल पे अपनी दिमाग से चलने लगे तो फिर वो पूरी सर्विस नहीं होगी। करेक्ट। इसीलिए जब आर्किटेक्ट्स ने मुझे पूछा कि जी आप ये जो बनाना चाहते हो हॉस्पिटल नया, इसमें क्या हायरार्की क्या होनी चाहिए, तो मैंने ये बोला, मैं कि सबसे पहले तो पेशेंट की सेफ्टी, दूसरा हमें डॉक्टर की ऐसी सर्विसेज हो कि डॉक्टर अपना काम पूरी हिम्मत से और जल्द से कर सके। हमने आउट पेशेंट की बिल्डिंग बीच में लगा दी, वार्ड के बीच में, कि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से 1 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होगा कभी। तीसरी चीज़ ये मैंने बोला कि पेशेंट्स की फैमिलीज जो आती हैं साथ में, क्योंकि वो एंग्जाइटी में होती हैं, परेशानी में होती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जो उनको सुकून मिले। तो हमने एक स्पेशल लाउंजेस बनाई पेशेंट्स की कंफर्ट के लिए कि वहाँ को उनको बिस्तरा मिले, तकिया मिले, पूरी लाउंज है, नाइट लाउंज कहते हैं उसको। ऐसी डेवलपमेंट्स हम करेंगे तो लोगों को मतलब कंफर्ट होगी कि हिंदुस्तान में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमारा भी ख्याल रखा जा रहा है और ये हम कर सकते हैं। इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम अगले हफ्ते और इन्हीं 2 मेहमानों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है। आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है, हम में से क्यों है। आज खड़ा ये